जय हिंद। आज हम लोग ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ग्रेविटी के बारे में जिन्होंने खोज किया, कितनी बड़ी इन्वेंशन है जिसे खोजा गया, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। सर आइजैक न्यूटन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने ग्रेविटी का खोज किया, गुरुत्वाकर्षण बल का जिन्होंने इन्वेंशन किया, खोज किया। तो ये कहानी कुछ इस सिलसिलेवार चली कि एक बार आइजैक न्यूटन एक गार्डन में घूमने गए थे और गार्डन में ना एप्पल का पेड़ लगा हुआ था, ठीक है, और वो सीजन भी एप्पल का ही था ना। ससुरा सीजन एप्पल का होता ना, आज हम लोगों को ग्रेविटेशन का इतना मगजमारी झेलना पड़ता, लेकिन कोई ना कोई तो खोजिए लेता, नहीं खोजा तो आज बहुत दुनिया पीछे रहता है ना। तो देख रहे हो यहाँ पे ये सर जी जो है ना, ये क्या किए हैं भाई, इनका कहानी कुछ अलग था। ये क्या किए हैं, यहाँ पे गार्डन में बैठे हुए हैं और गार्डन में क्या हुआ कि एक सिर पर एगो अनचोटे एप्पल गिर गया, और एप्पल गिरा ना तो ये बिखिया गया और सोचने लगा ससुरा ये एप्पल हमरे मुड़ी पर ही क्यों गिरा, इधर उधर कहीं छिरिया सकता था ना, इन्होंने गिर सकता था। तो ये एप्पल गिरा यहाँ से टूट करके ना, तो एक दिमाग में वो चहलकदमी ले लिया है ना, अकबका गया, ये बोला ये मेरा मुड़ी में ही क्यों गिरा, ये ससुरा ऊपर काहे नहीं गया, देहना बामा काहे नहीं गया, हमरे मुड़ी पे गिरा। अच्छा ठीक है। थोड़ा देर के बाद ये सोचते सोचते और सोचने लगा कि ससुरा हम जब कुछ फेंकते हैं ऊपर में तो उतयू सर्व नीचे ही आता है, का रीजन हो सकता है रे अगरा। दूसरा ये कंडीशन निकाला। तीसरा चीज में कुछ भी बारिश उरिश भी होता तो सब नीचे ही गिरता, ऊपर काहे नहीं लटकल रहता है, नीचे से कभी बारिश ऊपर फवारा काहे नहीं मारता है ना। तो फाउंटेन में झरना उरना में क्या होता है कि नीचे से हम लोग प्रेशर लगाते हैं मोटर का, पाइप का, तो झरना ऐसे ऐसे निकलता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें का ऐसा होता है कि पानी गिरे, बारिश हो तो नीचे ही गिरता है पानी, है ना। कोई सामान ऊपर से फेंको तो फिर नीचे ही गिरता है। आदमी सुसाइड भी करता है तो छत पर चढ़ करके नीचे भड़ाम से गिर जाता है, और बाद में वो मरता है ना। तो समझ लो कि इसका कहने का मतलब ये था कि कोई चीज ऊपर रहता है, कोई भी चीज ऊपर फेंका जाए या ऊपर रखा जाए तो वो चीजें नीचे ही गिरती है। तो एक दिमाग में ना कीड़ा काटने लगा। आई बोला कीड़ा कैसे बुझाएं, तो एक उपाय खोजेंगे, और जिस दिन एक उपाय नहीं मिलेगा तब तक हम शांत बैठेंगे नहीं। अब ये उपाय करना चालू कर दिया, ठीक है। और जो पहला बात इसके दिमाग में आया वो क्या आया कि भाई कोई भी चीज को हम अपनी ओर खींचते हैं तो हमें ताकत लगता है ना। देखो कोई अपनी गर्लफ्रेंड को भी अपनी ओर खींचेगा ना पकड़ के तो ओकरा में एनर्जी लगेगा। अभी ये बोर्डवे को हम ऐसे पकड़ के उठाएंगे तो क्या होगा, बोर्डवा में भी खींचने में एनर्जी लगेगा ना। मतलब कोई भी चीज अपनी ओर खींचता है तो उसमें क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। कोई फोर्स लगाता है तभी अपनी ओर वो सामान को खींच पाता है। तो इससे साफ सुथरा इसको एक ही बात पता चला, क्या पता चला पता है कि कोई तो बात है अर्थ में जो सारा चीज अर्थ की ओर ही खींचा चलाता है। ओकरा नाम का दिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अट्रैक्ट करने के लिए अर्थ कुछ ना कुछ तो पावर लगाता है ना। और जो पावर लगाता है ना उसको क्या नाम दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक गोले गोले घुमा के क्या बोल दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी ने पहली बार नाम दिया था ग्रेविटी का कि जो चीजें अर्थ की ओर खींचा जाए जिस फोर्स से, उस फोर्स का नाम क्या दिया, ग्रेविटी। और ये जो प्रक्रिया होता है ना खींचा तानी वाला, ओकरा क्या बोलता है, ग्रेविटेशन। समझ में आया। तो एक डेफिनेशन देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि द यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन ऑल मैटर। अच्छा एक बात याद रखो, ये जो फोर्स है ना पूरे दुनिया में ऐसा ही कहानी चलता है। पूरे ब्रह्मांड में क्या है, ये अट्रैक्शन कभी भी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कभी भी नील नहीं होता है। पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करता है। बजाय अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस बात को हम मानने को तैयार है। लेकिन क्या है कि चीजें अट्रैक्ट तभी होती है जब किसी अदर प्लैनेट के भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटी बोलेंगे। और उसके फोर्स को क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। समझ में आ गया। तो देखो दूसरा का डेफिनेशन भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि द फोर्स दैट पुल्स टू मासेस टुवर्ड्स ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। अच्छा देखो बाबू एक बात और है, अब ऐसा मत समझना कि सामान्य और कोई चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इंसान भी इंसान को अट्रैक्ट करता है, बैठल रहेगा ना तब वो बैठले बैठले एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन क्या होगा कि इतना खिंचाव की स्पीड इतनी कम होती है जिसको हम लोग नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, वो हम लोग देख नहीं पाते, ठीक है। देखो इधर भी अट्रैक्शन हो रहा है ना, इधर भी अट्रैक्शन हो रहा है, ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है ना, खिंचाव हो रहा है, खींचातानी चल रहा है। इधर क्या चल रहा है, इधर में खींचातानी चल रहा है ना। फिजिक्स क्या बोलता है, दुनिया में जितना भी चीज है सब एक दूसरे को खींचता है, ये लोग भी दूसरे का खींचे चले आ रहा है। तो भाई यहाँ एक दूसरे को खिंचाव जो हो रहा है ना वो इमोशनल खिंचाव है। कौन सा खिंचाव है,
इमोशनल, ये दोनों में प्यार मोहब्बत का कहानी चल रहा है। ये वाला खिंचाव फिजिक्स नहीं बोलता है। फिजिक्स एक और बात बताता है, जब तुम लोग लव करेगा तो अट्रैक्शन होगा, वो वाला में हम इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जब तुम लोग दूर दूर में खड़ा है ना, तैयो हम तुम लोगों को थोड़े थोड़े खींचते हैं, और एक ऐसा समय आएगा बहुत दिन के बाद तुम लोग दोनों को मिला देंगे। तो ये बकलोल लोग को देख रहा है ना, कैसे नजरों से नजर टकटकाए हैं, है ना, आंखें हुर दो एक पगली को। ये दोनों का प्यार मोहब्बत इतना मजबूत है कि कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता कोई इसको। लेकिन ऐसा मोमेंट आएगा कहियो, डायरी मिल्क एकरे खरीदल और ससुरा डायरी मिल्क एकर खरीदल है ना, एकर खरीदल, अरे अगर बढ़ा के जरा से बेसी ले लिया नी तो एकरे में मुंह फूला फूली हो जाएगा। और लड़की लोग जानता है ना, झगड़ा करती कितना जल्दी, अपना हिस्सा बराबर चाहती है ना। और फिर क्या होगा, चॉकलेट तो कम मिला जरा सा, अब क्या बोलेगी, तुमसे अब हम नहीं बतियाएंगे जाओ। और फिर क्या कर लेगी ये लोग, ऐसन हो जाएगी, है ना। और फिर क्या कर लेगी, एकरा मुंह इधर फैरा जाएगा, एकरा मुंह इधर फैरा जाएगा। अरे बकलोल, तुम लोग को अट्रैक्शन वही टाइम हुआ था, लव मोहब्बत प्यार वाला कहानी तब तेरा चला था, तभी भी फिजिक्स फॉलो कर रहा था, और फिजिक्स अभी भी फॉलो कर रहा है। सोचना दूर कितना बैठा है रे, इतना ही ना। तो तुमको ये ना फिजिक्स के रूल के हिसाब से तुम लोग एक दूसरे को खींचे चले आ रहा है। बस इधर जो धक धक तुम लोग को कर रहा है ना, धकर धकर कर रहा है ना ये दोनों का, हाँ, यही तुम लोगों को खाली एक दूसरे के करीब नहीं आने देगा। बाकी बात फिजिक्स क्या बोलता है, हम दोनों को सटाएंगे एक दिन, है ना, दोनों को हम खींच के एक के जगह पर लाएंगे। फिजिक्स यही बोलता है, समझ में आया क्या। फिजिक्स कहता है कि हम तुम लोग की दुश्मनी दूर कर देंगे, फिजिकली हम तुम लोग को यहाँ ले आएंगे। लेकिन क्या होगा, ये धकधकिया से नजदीक नहीं ला पाएंगे। ये धकधकिया तुम्हारा तेरा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यही अट्रैक्शन, ये जो फिजिकल अट्रैक्शन है ना, एक ऊपर न्यूटन ने एक स्टेटमेंट दिया, है ना, एक स्टेटमेंट दिया। और वो स्टेटमेंट में क्या लिखा कि दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और वो जो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है ना, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो उन्होंने क्या दिया, पहला लॉ, इसको हम देखते हैं हम लोग यहाँ पे। The force is directly proportional to the product of masses of the two objects and is inversely proportional to the square of distance between them। तो मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मास m नाम से, क्या नाम है, m नाम से। एक दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मास 2 और यहाँ पे मास 1। तो ये पहले का ऑब्जेक्ट है और ये वाला दूसरा का ऑब्जेक्ट है। न्यूटन ने क्या बोला कि ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ई वाला जो है ये अपनी ओर खींचेगा एकरा, और ई वाला क्या करेगा, ये अपनी ओर खींचेगा एकरा। मतलब दोनों में खींचा खींची चल रहा है। क्या चल रहा है, खींचा खींची। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आया। अभी देखो ये ओकरे बाद में खींचा खींची के बाद में देखो यहाँ पे एक कंडीशन हुआ कि एक इसका इनिशियल पोजीशन ये था और इसका इनिशियल पोजीशन ये है। अब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा, तो ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा ना, जेको हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस। और उसको हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे, आर से, है ना। ये डिस्टेंस किस चीज से मेजर कर रहे हैं, आर से। तो ये याद रखना है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट वन, मास ऑफ ऑब्जेक्ट सेकेंड वन, और ये क्या है, एक दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है। अब स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे कि जो फोर्सवा है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केकर में, दोनों के प्रोडक्ट में। कौन सा प्रोडक्ट में, वो दोनों के मास में। मतलब क्या है, जो फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पहिल का मास पे और दूसर का मास पे। समझ में आया, पहिल का मास पे और दूसर का मास पे। और क्या बोला कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब जो फोर्स रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा और दोनों के स्क्वायर डिस्टेंस पे। क्या रहेगा, स्क्वायर डिस्टेंस पे। तो ये जब दोनों को मिलाएंगे हम लोग, तो आगे क्या बढ़ेगा एकरा में, force is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to the square of distance between them। समझ में आया, square of distance between them। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, force of attraction। एक चीज और देख लो यहाँ पे कि हम लोग फोर्स को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वल टू कर रहे हैं। तो ये जो कांस्टेंट का वैल्यू है ना, जो प्रोपोर्शनलिटी का जो कांस्टेंट है, वो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दूसरा चीज क्या है कि एकरा में m1 और m2 रहेगा इसी तरह, और दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रेडियस स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो हम लोग इसको अच्छे से याद भी कर सकते हो तुम लोग चाहो तो हम लोग इसको देखेंगे, इसमें पूरा मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जी मतलब
ग्रेविटी है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी का वो डिनोट कर रहा है जी, जिसका वैल्यू हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। मास ऑफ द पहिलका ऑब्जेक्ट जो बड़का से यहाँ पे दिखाए हैं, और मास ऑफ द छोटका ऑब्जेक्ट जो कि छोटका से यहाँ दिखाए m से, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है, रेडियस कहेंगे, या दोनों के बीच का सेंटर से जो डिस्टेंस है ना, ये ऑब्जेक्ट के सेंटर से जो डिस्टेंस है, देख रहा है ना यहाँ पे, एक दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ पर, है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक एक सेंटर से जो जाता है ना, तो ये सेंटर से जो डिस्टेंस एक दूसरे के बीच में वो क्या होगा, रेडियस स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे फोर्स को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी F से डिनोट करते हैं, G को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कि हम लोग कैपिटल G का वैल्यू क्या ऑलरेडी निकाला हुआ है ना। कैपिटल G का वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है, ठीक है। और ये बड़का M पहले का ऑब्जेक्ट का नाम है, मास ऑफ दी वन ऑब्जेक्ट जो पहले में लिए थे बड़ा वाला, और छोटका का नाम है m इज इक्वल टू मास ऑफ दी अदर ऑब्जेक्ट जो दूसरा का लिए थे, है ना, राइट साइड में, और r क्या, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया, ये चीज आप याद रखिएगा। और ये है मेन फार्मूला, ये वाला मेन का फार्मूला, इसको एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये जो अर्थ का एक्सेलरेशन है, तो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर धरती में एक्सेलरेशन ना हो और ये अपनी और अट्रैक्टिंग पावर ना रखे, दुनिया में क्या होगा ना, एकरा ओकरा से सबसे टकराते चलेगा, है ना। अभी बोलता है व्हाई डिड यू टच मी, एक दूसरे को किसी को गलती से छू भी दिया ना, तब बोलेगा हमरा काहे टच किया तूरे। तो ऐसा कंडीशन में क्या भैया, अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बहुत जरूरी है। वो क्या कर रहा है, सब आदमी के खींच के अपनी ओर रखा हुआ है, समझ में आ गया ना, अपनी ओर सबको खींच के रखा हुआ है। अगर ग्रेविटी नहीं होता ना, तो क्या होता है, इंसान विदाउट ग्रेविटी में क्या होता है, स्पेस में देखो ग्रेविटी नहीं है तो इंसान उड़ते पड़ते रहता है, जकरा तकरा टकराते रहता है। सबसे पहली बात ना कि इंसान जिंदा ही नहीं बचता, सब छिरिया जब तक जिंदा रहता उसके बाद में टकरा उकरा के सब बराबर मुंह कान चुरा चरा के सब खत्म हो जाता, ठीक है। अर्थ की ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से आज हम धरती पर टिके में। अर्थ की ग्रेविटी जब खत्म हो जाएगा ना, तब बुर्ज खलीफा भी लुढ़क जाएगा, कितना भारी है, हड़बड़ा के लाम हो जाएगा नीचे, समझा। तो एक में देखो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है ना, एक कहानी बहुत अलग है। तो पहला सिचुएशन हम लोग देखते हैं कि द अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट, है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अर्थ क्या करता है, सारे ऑब्जेक्ट्स पर अपना फोर्स लगाता है। अर्थ क्या करता है, सारे ऑब्जेक्ट्स पर अपना फोर्स लगाता है और अपनी और अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और न्यूटन्स ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में भी बताया, है ना, न्यूटन्स ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में भी बताया कि एक्सेलरेशन का इंपॉर्टेंस हमारे लिए कितना है, ठीक है। तो सेकंड चीज देखो यहाँ पे कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन होता कैसे है, एक्सेलरेशन कैसे होता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं ना, तो क्या करता है वो बॉडी रिजल्टेंट्स क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन के रूप में देता है, ठीक है, एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय जी। जो रिजल्ट हमें मिला ना एक्सेलरेशन से, उसी एक्सेलरेशन को हम लोग, इस एक्सेलरेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। किससे, स्मॉल जी से। तो दूसरा में देखेंगे एक चीज और यहाँ इंपॉर्टेंट है ये कि ये क्या है बाबू, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें दोनों होता है, क्या, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। देखो कंडीशन कैसे है, इसको हम बताते हैं वेक्टर क्वांटिटी कैसे। मान के चलो कि ये अर्थ है और एक ऊपर में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो क्या हुआ, अर्थ क्या करता है, एक अपन तरफ खींचेगा, है ना, अपन सेंटर के तरफ खींचेगा, तो यहाँ से यहाँ एक डिस्टेंस हुआ, लेंथ हुआ ना जी, तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया ना। अब डायरेक्शन भी है कि ये अपनी सेंटर की ओर खींचता है, इसका डायरेक्शन का एन्ने उन्हें थूर थार नहीं देता है ना, ये जमीने पर, ऐसा नहीं कि देहने घर से हवा में मार के उड़ा देता है अर्थ, ऐसा भी तो नहीं करता है। ये क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, मतलब डायरेक्शन किधर है, अर्थ के सेंटर के तरफ है, और दूसरा एक यहाँ से यहाँ कोई डिस्टेंस है ना, और ये जो लेंथ है ना उसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो क्या होता है, लेंथ एंड डायरेक्शन दोनों है, इसलिए कौन सा है, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गया। अब देखो इन शॉर्ट आज हम लोग याद करते हैं सिर्फ g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिराइव करेंगे कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया, और इसमें जो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये अर्थ में कैसे चेंजेस आता है ना, अर्थ में चेंजेस कैसे आता है। मान के चलो कि भैया तुम ये अर्थ है ना, अर्थ के सरफेस पर है, तो यहाँ पे तेरा स्मॉल जी जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या होगा,
सेकेंड कंडीशन, अर्थ के तुम ऊपर चले जाओ तो ये तुम्हारा जो स्मॉल जी की जो वैल्यू है, जो वैरी करता है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज करता है इस ऑब्जेक्ट में, वो कैसे चेंज करेगा हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तीसरा नंबर जो है चेंज विथ डेप्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ जाने से क्या चेंज आता है, अर्थ के ऊपर तरफ से जाने में क्या चेंज आता है, और अर्थ के सरफेस पे हमारा जी का वैल्यू क्या होता है। तो हम लोग ये तीनों चीजें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में हम उसका लिंक भी डाल देंगे। आप इस वीडियोस के माध्यम से आप इसके साथ साथ में चेंज इन वैल्यू ऑफ जी एंड इसकी डेरिवेशन है ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को यहां तक सारे डॉट्स क्लियर हो गए होंगे ग्रेविटी से रिलेटेड। और जितने भी स्टूडेंट हैं, जिन लोगों को भी किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन रेज करना हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर डालें अपने क्वेश्चंस को, हम उस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से और आसान तरीके से आप लोगों को टॉपिक समझाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।